नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। नगर परिषद द्वारा बनाई जा रही हड्डा रोड के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन जारी। बुधवार को गांव कोहला से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक निकाली ट्रैक्टर रैली। जंक्शन स्थित सेक्टर 12 में माता अंग्रेज को चैरिटेबल ट्रस्ट ने विद्यार्थियों के लिए खोली लाइब्रेरी। रीको में फेज 1 की फैक्ट्रियों का पानी फेज 2 में डाले जाने पर फैक्ट्री संचालकों ने जताया विरोध। कृषि संबंधी विषयों पर चर्चा के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई आमुखीकरण कार्यशाला। सुरेशिया मोहल्ला निवासी दिव्यांग हीरालाल बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु पुलिस चौकी के चक्कर लगाने से हुआ मजबूर। और अब समाचार विस्तार से। गांव कोहला के नजदीक नगर परिषद द्वारा स्थापित की जा रही हड्डा रोड के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन जारी है। ग्रामीणों द्वारा इस समस्या को लेकर पिछले कई दिनों से बेमियादी धरना दिया जा रहा है। बुधवार को ग्रामीणों ने कोहला गांव से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टर रैली निकाली। मेगा हाईवे स्थित गांव कोला के नजदीक नगर परिषद की ओर से बनाई जा रही हड्डा रोड के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन जारी है। गांव के पास बनाई जा रही हड्डा रोड के पास पिछले 16 दिनों से बेमियादी धरना दे रहे ग्रामीणों ने बुधवार को पूर्व घोषणा अनुसार कोला गांव से जिला कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टर रैली निकाली। बड़ी संख्या में ग्रामीण करीब 125 ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर रोष रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुँचे और धरना देकर प्रदर्शन किया। इस रैली की खास बात यह रही की रोष रैली में गाँव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों जवानों ने हिस्सा लिया। महिलाएं भी पीछे नहीं रही। घेराव प्रदर्शन को देखते हुए जिला कलेक्ट्रेट के प्रशासन की ओर से कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। कलेक्ट्रेट जाने वाले मार्ग को पुलिस कर्मियों की ओर से बैरिकेड लगाकर दोनों तरफ से बंद कर दिया गया था। इस कारण ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष नहीं पहुंच सके। इस पर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के सामने खाली पड़ी जगह पर धरना लगाया। धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि गांव में स्थापित की जा रही अवैध हड्डा रोड के खिलाफ यह सैलाब उमड़ा है। कुछ प्रभावशाली लोगों ने गैर कानूनी तरीके से कोहला ग्राम पंचायत की जमीन हड़प कर नगर परिषद को दे दी और नगर परिषद की ओर से अब वहाँ अवैध रूप से हड्डा रोड का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक गाँव जो 2000 सालों से बसा हुआ है, उस सनातन और पुरातन गांव से करीब 500-600 मीटर की दूरी पर जिला स्तरीय हड्डा रोड का निर्माण करना कहां तक उचित है। उस हड्डा रोड के कारण उनका गांव उजड़ने के कगार पर है। वक्ताओं ने कहा कि शासन और प्रशासन में अंतर होता है। शासन में तो कोई तीसरी कक्षा में फेल होने वाला व्यक्ति भी आ जाता है, लेकिन प्रशासनिक पदों पर उच्च शिक्षित नागरिक ही बैठ पाते हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वह हर व्यक्ति को स्वस्थ हवा, स्वस्थ जीवन और स्वस्थ आवास उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करे, लेकिन जिला प्रशासन ने तो गाँव कोला को बदबूमय बनाकर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि यह तो अभी एक ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ग्रामीण चाहे तो हड्डा रोड की एक एक ईंट उठाकर ले जाएं। अगर प्रशासन ने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो गांव का हर व्यक्ति अपनी अंतिम सांस तक इस हड्डा रोड के खिलाफ लड़ेगा। किसी भी हालत में गांव कोला के पास हड्डा रोड नहीं बनने दी जाएगी। संघर्ष समिति सदस्यों ने कहा कि इस समस्या का स्थायी समाधान प्रशासन के पास है। जिला स्तरीय हड्डा रोड बनाने की वैध दूरी तय की हुई है। इसको लेकर 2 फैसले हुए थे, एक रतलाम और दूसरा जालंधर जिले में। जालंधर जिले में हुए फैसले में हड्डा रोड से आबादी क्षेत्र की 2.5 मील की दूरी तय की गई थी, जबकि रतलाम जिले में हुए फैसले में 5 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सी जगह हैं जो राज्य की हैं, ऐसी जगह हैं जिसके चारों तरफ 3 या 4 किलोमीटर के क्षेत्र में नए गांव आते हैं, वहां हड्डा रोड बनाई जाए। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि मजबूर होकर ग्रामीणों को आज प्रदर्शन करना पड़ा। अगर प्रशासन नहीं जागा तो ग्रामीणों को अन्य आंदोलनात्मक कदम उठाने को मजबूर होना पड़ेगा। बीमारियां फैलन लग जाएगी और मारो ही गाँव में रहना बहुत दुखदायी हो जाएगा और मैं गाँव में कौन रह पाऊंगा। और जब महाराज जी सा बच्चा इसी सभा ने संबोधित करा है, जब ग्रामीण ने बहुत खुशी हुआ है, जब इनको मूल कारण और मुख्य कारण वही रहे है कि माना शुद्ध वातावरण मिले है, शुद्ध वस्तुएं मिली है और शुद्ध चीजें प्राप्त हुई है। और यूं भी मोटो कारण इनको वही हमारी एकता बनी रही है। हमारे गांव की कोई भी विपत्ति की परिस्थिति आवे है तो हमारो गांव हमेशा एकजुट बने रहे है। कोई भी परीक्षा को परिणाम आना लो या कोई भी नौकरी को परिणाम आना लो तो मेरे गांव का नाम सारा ऊपर हुआ है। और आई बात है जी की प्रशासन ने और नगर परिषद के चेयरमैन ने बर्दाश्त को नहीं होने लग रही कि ओ गाँव इतो आगे क्यों बढ़े है और इतो अवल क्यों आवे है। ई खातर हमारे गांव ने अशुद्धकरण खातर हड्डा रोडी अठा बनाई है। हम जाते हैं कलेक्टर साहब के पास तो कलेक्टर साहब हमें हर बार कोई ना कोई कुछ ना कुछ अविश्वास वाली बात कह देते हैं कि हम हड्डा रोडी हटा देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वह अभी तक हड्डा रोडी नहीं हटा रहे हैं। और कभी कहते हैं हम पेड़ पौधे लगा देंगे, खड्डे खुदवा देंगे। तो ये बातें ना करके वो हमें कोई तारीख या कोई फिक्स टाइम बता दे कि हम अब हड्डा रोडी हटा देंगे। तो अगर हमें फिक्स टाइम बता दिया गया तो हम ये धरना भी छोड़ देंगे और हम हमारे पढ़ाई में लग जाएंगे। देखिए मैं आपको
आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे गांव के पास भारतमाला रोड गुजर रही है और इसके बीच में हमारा जो गांव है वो शहर में तब्दील होने जा रहा है। तो प्रशासन को ये बात चुभ रही है कि वो जो अपना खुद की सभी अपना अपना विकास करते हैं तो वो भी अपना विकास करना चाहते हैं, वो वहाँ से हड्डा रोड़ी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि वह चाहते हैं कि हम अपना गांव छोड़ दें और वो जो नहर के पास का कचरा है वो हमारे हड्डा रोड़ी के पास के बाकी स्थानों पर डाल दिया जाए। तो ये असंभव है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ना तो हम गांव छोड़ेंगे और उन्हें हड्डा रोड़ी हटानी पड़ेगी। और मुख्य कारण ये है कि अगर वो हमारे ग्राम पंचायत की जमीन किसी और के नाम कर सकते हैं तो इतने दिन हो गए हमें धरना लगाते, वो हमें वापस नहीं कर सकते। हम अपना फायदा पहले देखते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन दूसरों का बुरा कर कर अपना फायदा देखना यह बात अच्छी नहीं है। कलेक्टर साहब, आप हमसे ज्यादा पढ़े हुए हैं, आपको हमसे ज्यादा अनुभव है, मानते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, दुआओं बदुआओं पर तो विश्वास कीजिए। 85 साल की महिलाएं हमारी धरने पर बैठी है, बच्चे पढ़ाई छोड़कर अब कॉलेज शुरू होने वाले हैं, मेरा नया एडमिशन है, मुझे इस वक्त पेपर की तैयारी करनी चाहिए और आप हमें धूप की दर की ठोकरें खिला रहे हैं। मैं प्रशासन से ये 4 पंक्तियां कहकर उनका विरोध करना चाहती हूँ कि वो एसी के कमरे में बैठे हैं, वो कमरा एक मजदूर ने धूप में बनाया था। वो जिस एसी के कमरे में बैठे हैं वो कमरा एक मजदूर ने धूप में बनाया था। वो जनता धरने पर है जब उन्हें सत्ता का राजा हमने बनाया था, जब उन्हें सत्ता का राजा हमने बनाया था। और हड्डा रोड़ी तो उन्हें निश्चित रूप से हटानी पड़ेगी। हमारा क्या नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा हमारे गांव के नजदीक 500 मीटर दूर पे हड्डा रोड़ी स्थापित कर दी गई है। इसके विरोध में आज हम 125-150 ट्रैक्टर लेके रैली के रूप में बच्चे, महिलाएं और बूढ़े बुजुर्ग सभी आए हैं और कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं आज कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो जंक्शन में शिफ्ट कर दी। और हमारा कौन सा दुर्भाग्य है जो ये कचरे वाली चीज़ें हैं, गंदी चीज़ हैं, वो कभी हनुमानगढ़ में शिफ्ट कर दो कोला की तरफ से। हमारा ये सब भौगोलिक स्थिति से जो कोला का है वहाँ पे सही तरीके से तो एक प्रवेश द्वार बनना चाहिए, तो हर आने वाले को ये महसूस हो कि मैंने हनुमानगढ़ में एंट्री की है, कोई शहर में एंट्री की है। जबकि उसके बदले में जिला प्रशासन ने हमें क्या दिया है, मृत पशुओं की हड्डा रोड़ी पूरे शहर की और 20 गांव है इसके आसपास जिनकी पूरी हड्डा रोड़ी दे दी। हर बार हम जिला कलेक्टर से मिले हैं भी साहब ऐसा नहीं है, ये गलत है, हमारा गांव उजड़ जाएगा। ये हमें मीठी गोलियां देके भेज देते हैं कह जी मैं लगा हुआ हूँ। आज तक कोई प्रशासन का प्रतिनिधि ये नहीं कह पाया है भी हम लिख के देंगे भी आपके पास में ये हड्डा रोड़ी स्थापित नहीं करेंगे। और हम प्रशासन को कहना चाहते हैं जब तक हड्डा रोड़ी हमारे पास से हटाई नहीं जाएगी, दूसरी जगह कोई शिफ्ट नहीं होगी, तब तक हम इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे, चाहे उसमें हमें कितना भी समय लगे। आज कोला संघर्ष समिति के तत्वाधान में जो हड्डा रोड़ी प्रशासन और सरकार ने एक अपनी ओछी मानसिकता का परिचय देते हुए बनाया, उसके खिलाफ ये पूरे ग्रामवासी बिना किसी राजनीतिक दल के या बिना किसी राजनीतिक बैनर के एक सभी ग्रामवासियों ने आंदोलन किया। उसके लिए पूरा ग्राम बधाई का पात्र है। प्रशासन की हठधर्मिता बड़ी अजीब लग रही है। एक गांव के इतनी पास हड्डा रोड़ी बना के पूरे गांव को उजाड़ना निश्चित तौर पे एक बहुत ही खेद का विषय है। और जिस तरह से लोगों का ये जोश और लोगों का जो ये एकता लग रही है, निश्चित तौर पे प्रशासन को झुकना चाहिए, लोगों के साथ मिल बैठ के बात करनी चाहिए और इस हड्डा रोड़ी को यहाँ से हटा के इस गांव को उजड़ने से बचाना चाहिए। हम सब हड्डा रोड़ी हटाने के पक्ष में हैं, पूरे गांव के समर्थन में हैं और हमेशा रहेंगे। जंक्शन स्थित इंडस्ट्री एरिया के फैक्ट्री संचालकों ने फेज 1 की फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी फेज 2 में डाले जाने पर आपत्ति जताई। औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी का निष्कासन कहां किया जाए, इसको लेकर लंबे समय से जद्दोजहद चल रही है। रिको स्थित फेज नंबर 1 के लोग गंदे पानी की निकासी को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं। फेज नंबर 2 यानी द्वितीय फेज के उद्योगपतियों का कहना है कि फेज 1 से पानी पंप कर फेज 2 में डालने की योजना बनाई जा रही है, जो कि कतई न्यायोचित नहीं है। फेज 2 में फैक्ट्रियों के संचालकों ने कहा कि फेज 1 में पानी सड़कों पर फैल जाता है, इससे वहां रहने वाले आसपास के लोग आपत्ति उठाते हैं और वे कई बार इस मामले को लेकर प्रदर्शन भी कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रिको के अधिकारी बजाय कोई स्थायी और ठोस हल निकालने के रिको 1 का पानी रिको 2 में शिफ्ट करना चाहते हैं। फैक्ट्री संचालकों ने कहा
कहा कि रिको के अधिकारी किसी पूर्वाग्रह के चलते ऊल जुलूल निर्णय ले रहे हैं। वे 40 फुट गहरे खड्डे खोदकर पानी डाल रहे हैं, जो कि नीचे जाकर वाटर लेवल से मिल जाएगा और हनुमानगढ़ के लोगों का स्वास्थ्य खराब करेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ STP प्लांट लगाकर समस्या का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए, न कि एक जगह का पानी को दूसरी जगह के लोगों के घरों के आगे छोड़ा जाना चाहिए। फैक्ट्री संचालकों ने कहा कि रिको अधिकारियों के इस निर्णय के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। दूसरी ओर रिको के अधिकारियों ने बताया कि पहले गंदे पानी की निकासी के लिए विभाग के पास समय की भूमि नहीं थी। अब लगभग 15 बीघा भूमि रिको ने नगर परिषद से खरीद ली है और उस स्थान पर CTP प्लांट लगाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी फैक्ट्रियां केमिकल युक्त पानी फैक्ट्री से बाहर निकाल रही हैं, उन्हें 15 जुलाई तक हर हाल में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तक आना होगा। उन्होंने कहा कि 14 में से 9 फैक्ट्री संचालकों ने अपना प्लांट लगा लिया है, बाकी लोगों द्वारा प्लांट लगाने का प्रोसेसिंग जारी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने द्वितीय फेज के फैक्ट्री संचालकों द्वारा खड्डे खोदने का किया जा रहा विरोध के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि जो कार्य भी विभाग द्वारा किया जाएगा साइंटिफिक बेस पे किया जाएगा, इसलिए रिको को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। काम करने के बाद यदि किसी व्यापारी को शिकायत होगी तो उसकी शिकायत का निदान भी किया जाएगा। उस ETP से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनसे आप अभी भी पूछ लीजिए, ये ETP नहीं बनाएंगे। ETP के लिए अलग से कमेटी है, अलग से उसका बजट अलग से चीज है। ये सिर्फ हमें परेशान करने के लिए, सिर्फ रिको के कि अधिकारी सिर्फ पूरे सेकंड फेज को परेशान कर रहे हैं, उसके अपने ही कोई पर्सनली लाग डाट है। अभी देख लीजिए आप, 30 फुट खड्डा होगा, 10 फुट इन्होंने और खोद दिया। 40 फुट नीचे यदि ये पानी डालेंगे तो हनुमानगढ़ का वाटर लेवल 60 फुट पे है, ये तो पूरे हनुमानगढ़ को ही खा जाएगा। अगर साइंटिफिक बात है, क्या ये पढ़े लिखे इनको समझ नहीं आती? कल हम पूरा शहर भी बंद कराएंगे जिन्होंने ये काम ऐसे किया। तो अब ऐसे आप बनवा दीजिए, आपके घर के पास हम 50 फुट खड्डा खोद के पानी डालेंगे, आप क्या कहेंगे? ये तो साइंटिफिक बात है, इनको पानी का हल करना चाहिए, न कि 60 फुट खड्डा खोद ऐसा जमीन में वही काट देना। रिको फर्स्ट का पानी जो है फेज सेकंड में आ रहा है, काफ़ी टाइम से फेज सेकंड में पानी आ रहा है। मैंने 2020 में ये फैक्ट्री ली थी, उस टाइम में ये ड्रेन का इन्होंने किया था, ना कि पाउंड किया था। ये इनकी मंशा ये है कि ये सारा गंदा पानी जो है 2 बीघों में एडजस्ट करना चाहते हैं। आज पहले भी हमने मना किया था और आज इन्होंने आके, जो रिको के अधिकारी हैं, इन्होंने आके ये कहा है कि जी मैंने इनसे पूछा, मैं साहब आप क्या कर रहे हो? क्या आपको क्यों बताऊं? मैं यहाँ जनप्रतिनिधि हूँ, प्लस उसका क्या है कि रिको का मेरी ऑनर भी हूँ रिको में। इन्होंने कहा जी मैं नहीं बताता आपको। मैं कहा साहब ये क्या कर रहे हो? खड्डे खोदूंगा। मैं कहा साहब खड्डे क्यों खोदोगे? साहब मना करके गए थे। अब मूल बात ये है कि ये पानी यहाँ छोड़ना चाहते हैं ताकि वो लोगों को दिखे नहीं और फेज सेकंड सारा खत्म हो जाए। और ये फेज सेकंड का बिल्कुल पानी नहीं है, फेज सेकंड जीरो डिस्चार्जिंग पे है। तो ये फेज फर्स्ट से पंपिंग करके ये पानी यहाँ लाते हैं। अब हमें ये कह रहे हैं कि ETP प्लांट बनाएंगे। ETP प्लांट के लिए अभी उनको पता ही नहीं कितने बीघे जगह है। प्लस क्या है कि ETP प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इनका सिर्फ ये मकसद ये है, अभी सड़क के सामने पानी नहीं दिखे और यहाँ पीछे आके पानी छोड़ते हैं और इनका कोई मकसद नहीं है। तो पानी जो इकट्ठा है ये हरीदे के किनारे इकट्ठा है और पहले हमारे पास यहाँ पे कोई भी जमीन नहीं थी CTP के लिए। अब हमने यहाँ पे नगर पालिका से 15.15 बीघा जमीन ले ली है, नगर पालिका से खरीद ली है और उसमें CTP लगाने का प्रावधान है। क्योंकि CTP लगाने के लिए सरकार और जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो SPV बना के बराबर के कंट्रीब्यूशन के साथ CTP लगाते हैं। और मैं ये रहा था कि भाई यहाँ के उद्योगपति हैं ये CTP के सदस्य नहीं बने तो वो कार्यवाही आगे SPV की ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। तो इस संबंध में कलेक्टर साहब द्वारा जो निर्देश दिए गए कि भाई 2 ही ऑप्शन है, या तो आप CTP बनाएं या फिर अपना इंडिविजुअल ETP बनाएं, जिससे कि लिक्विड जीरो ZLD वाली स्थिति आ जाए और नालियों के अंदर पानी नहीं। इसी के मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर साहब के आदेश से 15 जुलाई तक जो भी फैक्ट्रियां पानी निकाल रही हैं नालियों के अंदर, उनको जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर आना होगा, ये आदेश दिए गए थे। और उसी क्रम में कई लोगों ने अभी 21 फैक्ट्रियां ऐसी चिन्हित की गई थी जिसमें से 9 लोगों ने तो अपने ETP लगा लिए हैं, बाकी लोगों की अभी प्रक्रिया जारी है। साथ ही साथ ये है कि जो डोमेस्टिक वेस्ट निकलता था वाटर, उसके लिए भी ये नगर पालिका को आदेश दिए गए कि भाई इनकी कोई व्यवस्था करके टैंकर से पानी उठा के STP के अंदर डाला जाए, जिससे कि ये पानी है जो कि यहाँ इकट्ठा हो रहा है, जिससे काफ़ी न्यूसेंस भी क्रिएट होती है और अच्छा भी नहीं लगता, तो इसको अपन चैनलाइज करते हैं। अब इस जमीन के अंदर जो 15 बीघा हमने ली है,
जो पानी लगभग 40 बीघा के अंदर फैला हुआ है उसको कन्फाइंड करके यहाँ पे हम साइंटिफिक तरीके से खड्डा खोदने के बाद जो भी व्यवस्थाएं होंगी, नीचे इसके अंदर कोई लाइनिंग लगानी है, कुछ भी करना है जिससे कि जो ग्राउंड वाटर को खराब ना करे, ऐसी व्यवस्था करके हम इसमें कार्य योजना आगे करेंगे। जंक्शन स्थित सेक्टर 12 में माता अंग्रेज कौर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए मैक लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। जंक्शन स्थित सेक्टर 12 में माता अंग्रेज कौर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए मैक लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। लाइब्रेरी का गणमान्य नागरिकों द्वारा फीता काट कर शुभारंभ किया गया। लाइब्रेरी संचालकों ने बताया कि माता किताब कौर ने अपने जीवन में बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया था। आज उन्हीं की याद में बच्चों को शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण लाइब्रेरी तैयार करवाई गई है। उन्होंने बताया कि उक्त लाइब्रेरी आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित है। माता अंग्रेज कौर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पूर्व में भी जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए कार्य किया जाता रहा है। इसके लिए अनेक जगहों पर ट्रस्ट को सम्मानित भी किया गया है। इस मौके पर जरनैल सिंह मान, गुरमैल सिंह मान, मोहनलाल, गुरप्रीत सिंह, हरवीर सिंह सारा, इंदिरा गोदारा सहित शहर के अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज माता अंग्रेज कौर चैरिटेबल ट्रस्ट लाइब्रेरी का जो आज उद्घाटन होया है, ये बहुत ही उन्हां दी मिठी याद विच बहुत ही वधिया इन्हां ने प्रोग्राम किया है। वो अज भी साडे विच हन, जिन्हां दीयां यादां मनाईयां जांदियां है, बरसियां मनाईयां जांदियां हैं, वो सदा ही जिंदा हन। माता अंग्रेज कौर बहुत ही एक ठंडे जे सुभाव दे सन और मेरा उन्हां नाल काफ़ी लिंक सीगा। सो मैं अज भी वो मेरा मन भरिया पिया है, लेकिन फिर भी मेरे मन दे विचों है भी मैं दो शब्द उन्हां नहीं बोलना। ये लाइब्रेरी जो खुली है बहुत ही वधिया चीज़ है कि बच्चे अपनियां किताबां पढ़नगे, उन्हां तो नॉलेज मिलूगी और पढ़न नाल ही दिमाग भी बढ़ता है। किताबां पढ़ना सिर्फ शब्द ही नहीं मिलते, लेकिन दिमाग भी तेज हुंदा है और मुश्किलों नूं हल करन दा मौका भी मिलता है। अपने शौक दे विच तुसीं किताबां पढ़नियां जरूर रखो। होर तरह के शौक भी आपां पालदे हां और अपने पिछले जमानिਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कुछ शक्ति मिलती सी। नंबर 12 स्थित मालवा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में माता अंग्रेज कौर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आज के समय की मांग को देखते हुए मैक लाइब्रेरी का भव्य शुभारंभ बाबा की अरदास के साथ में संपन्न किया गया और सभी ने लाइब्रेरी के ऑनर मलकीत सिंह मान को बधाई दी। भारतीय किसान यूनियन की वार्षिक बैठक बुधवार को जिला मुख्यालय पर जंक्शन स्थित गुरुद्वारा श्री सिंह सभा में आयोजित की गई। भारतीय किसान यूनियन जिला हनुमानगढ़ की मासिक बैठक बुधवार को जिला मुख्यालय पर जंक्शन स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में आयोजित की गई। बैठक में किसानों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही निर्णय लिया गया कि आगामी दिनों में यूनियन की ओर से ग्रामीण कमेटियों का गठन कर अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं बैठक में कुछ गाँव की कमेटियों का गठन कर पदाधिकारियों को नियुक्तियां दी गई। बैठक में बीमा क्लेम के मुद्दे पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव विक्रम नैन की ओर से किसानों को बीमा क्लेम के बारे में जानकारी दी गई। यूनियन के सदस्यों ने कहा कि किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया जाता रहेगा, चाहे वह फसल बीमा की बात हो, आंकड़ा प्रणाली की नहरों की बात हो या MSP की बात हो। इसको लेकर किसानों को जागरूक करने और उनके पक्ष की बात सरकार तक पहुंचाने की जरूरत है, जो भारतीय किसान सभा कर रही है। आने वाले दिनों में भी गाँव में बैठकें कर इन मुद्दों को लेकर किसानों को जागरूक किया जाएगा। हर महीने यूनियन की एक मीटिंग होती रहती है और पिछले कुछ समय से हम मीटिंग नहीं कर पाए, कोई कारण रहे, तो आज हमने मंथली जो बैठक है वो भारतीय किसान यूनियन की गुरुद्वारा साहब सिंह सभा हनुमानगढ़ जंक्शन में रखी। इसमें जो अहम हमारे मुद्दे हैं, हम मेंबरशिप जो भारतीय किसान यूनियन के वो शुरू करवाने जा रहे हैं। साथ में जो फसल बीमा है, फसल बीमा के नाम पर किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। उनसे प्रीमियम काट लिया जाता है, फसल कोई और बोई जाती है, प्रीमियम किसी और फसल का काट लिया जाता है। इस वजह से किसानों को जो फसल का बीमा है वो नहीं मिल पा रहा है। साथ ही अगर हम क्रॉप कटिंग की बात करें तो वो भी किसानों को पता नहीं है कैसे हो रही है, कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हजारों बीघा के अंदर अपने देखें ज़्यादातर मूंग और ग्वार की फसल पिछले कई सालों से नहीं हो रही है। बीमा भी किया जा रहा है लेकिन किसी को क्लेम नहीं मिल रहा है। ये हमारा अहम मुद्दा है। साथ में जो कर्ज मुक्त, किसान को कर्ज मुक्त किया जाना है। 2014 में मोदी ने बोला था कि किसानों को
हमारी सरकार बनते ही पहली ही मीटिंग में पहले ही कलम से मैं कर्ज मुक्ति करूंगा, लेकिन आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पर नहीं बोले हैं। राजस्थान जो वर्तमान सरकार है, चुनावों के समय इसके भी बड़े लीडर जो राहुल गांधी, उन्होंने बोला था कि 10 दिनों में कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन उस पर भी आगे कोई बात नहीं बनी। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। कृषि संबंधी विषयों पर चर्चा के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कृषि बजट 2022-23 को लेकर जिला स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, पीलीबंगा के विधायक धर्मेंद्र मोची, पंचायत प्रतिनिधि सोहन ढील, मनीष धारणिया, जिला प्रमुख कविता मेघवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पीलीबंगा के विधायक धर्मेंद्र मोची ने बताया कि राज्य सरकार आमजन को भ्रमित करने के लिए मात्र ऐसी बैठकों का आयोजन करता है, जबकि यथार्थ में इन बैठकों में होने वाले फैसलों को लागू नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि कई वर्षों पहले काश्तकारों को डिग्गी बनाने के लिए अनुदान देने की बातें हुई थी। काश्तकारों ने सरकार की घोषणा पर विश्वास करते हुए इधर उधर से पैसा लेकर डिग्गियां बना ली। अब उन डिग्गियों के अनुदान का भुगतान नहीं किया जा रहा। उन्होंने सवाल उठाया कि इसमें काश्तकारों का क्या कसूर है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले से बनाई गई डिग्गियों की अभी तक भुगतान राशि नहीं दे रही है और नई डिग्गियां बनाने के दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वेयर हाउस गोडाउन बनाने पर भी सब्सिडी देने की बात की थी। सरकार के झूठे आश्वासनों और झूठी बातों में आकर कई काश्तकारों ने वेयर हाउस निर्मित कर दिए, मगर हालत ये कि या तो वे वेयर हाउस खाली पड़े हैं अथवा आधी अधूरी पड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार काश्तकारों को बिजली देने में असमर्थ रही है। उन्होंने कहा कि काश्तकारों को भ्रमित करने के लिए बहुत से स्थानों पर खंभे खड़े कर दिए गए हैं, उनमें डीपियां लगा दी गई हैं, मगर उन्हें बिजली नहीं दी जा रही क्योंकि सरकार बिजली का उत्पादन ही नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा कि सरकार झूठी वाहवाही लूटने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को बैठक बुलाने का निर्देश देती है। उन निर्देशों की अनुपालना में कलेक्टर्स द्वारा बैठक बुलाई जाती है, लेकिन उन बैठकों में कोई निर्णय नहीं निकलता है, इसलिए ऐसी बैठकों का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी ओर बैठक में भाग लेने आए कांग्रेस नेता मनीष धारणिया ने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच काफी प्रगतिशील है। वे किसानों को आधुनिक तकनीक का लाभ दिलाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर अलग से कृषि बजट पेश किया गया, जिसमें 89,000 करोड़ का बजट रखा गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि संबंधी 11 बिंदु चिन्हित कर उन पर काम करना शुरू किया है। इससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कृषि बजट में रखे गए प्रावधानों का क्रियान्वयन करवाने के लिए ही जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि बैठक में सरकार द्वारा संचालित की जा रही कृषि योजनाओं पर चर्चा की गई। इनमें कुछ योजनाओं में संशोधन की जरूरत महसूस हुई। उन बिंदुओं को नोट कर राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया। कलेक्टर सभागार में कृषि बजट पर चर्चा के लिए इकट्ठे हुए और यहाँ इनके राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेट जनप्रतिनिधि थे, उनको वो भी आए। इनके जो राष्ट्र प्रदेश स्तर पर जो नियुक्ति थी सुचित्रा जी, वो भी आए। उन्होंने कृषि संबंधी अन्य कई विभागों की बात की, बात सुनी। कहते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, पर जो काम धरातल पर नहीं होता उसकी बात नहीं करनी चाहिए।
जिस प्रकार से इन्होंने कृषि बजट के लिए वाई लेने के लिए बहुत डिग्गियों की बात की कि हमने डिग्गी नहीं, तो मैंने कहा जो पुरानी डिग्गी पीछे बनी हुई है, काश्तकार को आदेश दिए, कृषि विभाग ने आदेश दिए, काश्तकार ने वो डिग्गी बना ली है, आज तक उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो नई डिग्गियों की बात आप किस आधार पर करते हो? यदि आप काश्तकार को समर्थन करना चाहते हो, जिन काश्तकारों ने पूर्व आदेशों के अनुसार डिग्गी बना ली तो उनका भी पेमेंट होना चाहिए, पर उसका पेमेंट की बात नहीं है, नई डिग्गियों के लिए बात की है। इन्होंने वेयर हाउस पर सब्सिडी की काश्तकारों को दोग लगाने के लिए बात की थी, एक वेयर हाउस भी उसमें प्रसंग में था, पर उसकी भी सब्सिडी इन्होंने पहले 50% थी, आज उसकी 10% कर दी। जो वेयर हाउस जो जिन लोगों ने बनाए हैं, इनकी बातों में आकर के आज वो है वेयर हाउस कोई अधूरे पड़े और कोई खाली पड़ी और वैसे ही पूर्ण से नहीं है। इसके साथ साथ इन्होंने फिर कृषि से जुड़े हुए संसाधन विद्युत की बात की, तब इन्होंने कि हमने उसके अंदर सारा कुछ काश्तकारों सुपर्द बनाने के लिए 1000 रुपये सब्सिडी की बात की। ये सब्सिडी तो पीछे भारतीय जनता पार्टी के राज में दी जाती थी, वो वापस आपने शुरू की है, आप मुफ्त की पाई मत लो। और इसके साथ साथ मैंने इनसे निवेदन किया था कि 2012 के बाद 2 पेंडिंग कनेक्शन पड़े हैं, उनकी बात करो। आपने नई एक व्यवस्था लागू कर दी कि काश्तकार को 1,80,000 रुपये जमा कराने पर उसको कनेक्शन दे दिया जाएगा। जो सामान्य का, विशेष का और अंतर्जातीय के कनेक्शन हैं उन पर आज तक चर्चा नहीं की जाती है। सिर्फ काश्तकारों को बुलाने के लिए इन्होंने खंभे लगा दिए, तार लगा दिए, डिप्पी खड़ी कर दी, पर उसके अंदर ट्रांसफार्मर नहीं लगाया। ये सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है। और अब ये लोग कह रहे हम गाँव में जाएंगे, गाँव किस मुँह से रहोगे? आपको ऐसा कौन सा पहाड़ फोड़ के जिसके कारण से आम जनता को लाभ मिल सके? ऐसे लाभकारी बात नहीं है। और अशोक जी गहलोत को भी पता है कि हमारे पास कुछ पैसे नहीं है तो हम दे कहाँ से? हर चीज से साथ में पैसे लगते हैं। और तो मुफ्त की बाई लेने के लिए आज मीटिंग बुला ली और उसमें कृषि बजट की बात की, पर कृषि बजट के अंदर आज तक इन्होंने काश्तकारों तक एक दहलिया नहीं भेजा है। और बजट का लगभग 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं, पर उसकी क्रियान्वयन की बात अब कर रहे हैं, क्रियान्वयन की बात अब करिए। इनको जनता की किसी प्रकार से कोई सोच नहीं है, न काश्तकारों की सोच है। खाली मुफ्त में बाई लेने के लिए ये मीटिंगें करके और भ्रमित करके लोगों को ये गुमराह करके ये भेज रही है। समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान की सोच के साथ राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया। पिछली बार खेती के लिए 45,000 करोड़ रुपए थे, इस बार बढ़ा करके 89,000 करोड़ रुपए बढ़ा करके नया अलग से खेती के लिए बजट दिया मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री कृषक साथी विकास योजना जो पहले 2,000 करोड़ थी उसको बढ़ा करके 5,000 करोड़ करके 11 जो मिशन है उन मिशनों पे एग्रीकल्चर किसान की हालत सुधरे, ये मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है। तो कृषि बजट के मुख्य प्रावधानों को इम्प्लीमेंटेशन, उनके प्रभावी जानकारी क्रियान्वयन को लेकर के जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला आज जिला कलेक्ट्रेट में आयोजन जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अलावा राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री बोर्ड की उपाध्यक्ष श्रीमती सुचित्रा आर्य, MLA साहब और प्रधान और जिला परिषद सदस्य अनेकों साथियों ने भाग लिया। आज के इस कार्यशाला में विस्तार पूर्वक कार्य जो कृषि बजट है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और उस कृषि बजट के अंदर हनुमानगढ़ जिले को कितना बजट आवंटन हुआ है विभिन्न योजनाओं के तहत वो भी विस्तार से चर्चा हुई। कुछ योजनाएं या कुछ संशोधन की आवश्यकताएं भी महसूस की गई। उन योजनाओं के बारे में प्रस्ताव राजस्थान सरकार को भेजने का अनुरोध भी इस कार्यशाला में वक्ताओं। गांव सुहानवाला निवासी छगनलाल पुत्र धनाराम में पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर उसके द्वारा जंक्शन थाना में दर्ज करवाई गई मुकदमा नंबर 176 की जांच बदलवाए जाने की मांग की है। गांव सुभानवाला के निवासी छगनलाल पुत्र धनाराम जाति मेघवाल ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर उसके साथ मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि 1 जून को शाम करीब 5 बजे जब वह घर में बैठा था, मोनिका व 5-6 अन्य व्यक्तियों ने उसके घर में घुसकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिस पर उसने पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़ को फोन कर घटना की जानकारी दी। पुलिस थाना सदर में बैठे पुलिस कर्मचारियों ने थाने में आकर रिपोर्ट देने को कहा। इस पर आस पड़ोस के लोगों ने प्रार्थी को घायल अवस्था में थाने में ले जाकर चोटें दिखाई तथा मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई। तो उन्होंने कहा कि पहले आप टाइप शुदा प्रार्थना पत्र लेकर थाने में आओ, तभी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस पर प्रार्थी को घायल अवस्था में अड़ोस पड़ोस के लोग टाइपिस्ट के पास लेकर गए। वहां पर प्रार्थना पत्र तैयार करवा थाने में आए तो पुलिस वालों ने कहा कि पहले आप इसका इलाज करवाइए, मुकदमा दर्ज हो जाएगा। प्रार्थी के अनुसार उसे ग्रामवासियों द्वारा टाउन स्थित महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया। 3 दिन तक पुलिस थाना सदर के चक्कर लगाने पर भी पुलिस थाना सदर के कर्मचारियों ने उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया। प्रार्थी ने आरोप
आरोप लगाया कि उल्टा सदर थाना की बीट कांस्टेबल बलवान द्वारा उसे फोन पर धमकाया गया कि थाने में आकर आरोपियों के साथ राजीनामा कर लो, अन्यथा उसके खिलाफ भी मुकदमा कर उसे भी जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सब घटनाओं से घबराकर उसने 3/6/2022 को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ के समक्ष पेश होकर पूरी घटना से अवगत करवाया, तो उच्च अधिकारियों के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ तब जाकर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के अगले ही दिन 4/6/2022 को पुलिस थाना सदर द्वारा आरोपियों से मिली भगत कर झूठे प्रार्थना पत्र के आधार पर मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया गया ताकि मेरे पे दबाव बनाया जा सके, जिसकी आशंका प्रार्थी को पहले से ही थी। प्रार्थी ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी ने अस्पताल जाकर न तो मेडिकल रिपोर्ट ली और न ही प्रार्थी के बयान आदि लिए। दिनांक 5/6/2022 को हॉस्पिटल से प्रार्थी को छुट्टी मिलने के बाद दिनांक 6/2/2022 को जांच अधिकारी गाँव में आया। वह प्रार्थी व आस पड़ोस के लोगों के बयान लिए तथा प्रार्थी को केनाल कॉलोनी चिकित्सालय हनुमानगढ़ जंक्शन से मेडिकल करवाने को कहा गया, जबकि प्रार्थी घटना के दिन से 5 दिन तक राज के चिकित्सालय हनुमानगढ़ में भर्ती रहा। तभी से प्रार्थी के हाथ में फ्रैक्चर है। जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 9/6/2022 को प्रार्थी का मेडिकल मुआयना घटना के 9 दिन बाद केनाल कॉलोनी चिकित्सालय से करवाने का दबाव बनाता रहा। ज्ञापन में कहा गया कि इन तमाम बिंदुओं पर गौर किया जाना चाहिए। उसने आरोप लगाया कि घटना के समय से ही पुलिस थाना सदर की भूमिका संदिग्ध व पक्षपातपूर्ण बनी हुई है। ज्ञापन में उक्त घटना के मुकदमा नंबर 176/2022 व 185/2022 की जांच वर्तमान जांचकर्ता से बदलवाकर किसी अन्य निष्पक्ष व ईमानदार अधिकारी से करवाए जाने की मांग की गई है। मेरे साथ 1 तारीख को शाम 5 बजे मोनिका व 5 अन्य व्यक्तियों ने घर में घुसकर जानलेवा हमला किया लाठी, सरियों, डंडों से, जिसकी रिपोर्ट में मैंने फ़ोन किया पुलिस थाना सदर को, तो पुलिस वाले बोले कि आप यहाँ आ जाओ। तो मेरे को गांव वाले पुलिस थाना सदर ले आए। सदर मेरे को घायल अवस्था में लेकर आए। फिर पुलिस वालों ने कहा कि आप टाइपिस्ट से करवा के हमारे को एप्लीकेशन दो। फिर हमने टाइपिस्ट करवा के एप्लीकेशन दी। उन्होंने बोला आप भर्ती करा दो और हम मुकदमा दर्ज कर लेंगे। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी सदर पुलिस थाना कोई कार्रवाई नहीं करी, न कोई मुकदमा दर्ज किया, न ही मेरे कोई बयान लिए। उल्टे का मेरे को बीट अधिकारी बलवान ने फ़ोन किया कि तू यहाँ थाने आ, नहीं तो तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, राजीनामा कर। इसके बाद से मैंने फ़ोन किया गांव वालों को। गांव वाले 30-40 आदमी, महिला आदमी यहाँ आए एसपी साहब के और यहाँ पर अवगत कराया। फिर मेरा मुकदमा 3 तारीख को दर्ज हुआ और 4 तारीख को मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा मोनिका द्वारा दर्ज किया गया पुलिस की मिली भगत से। ये अवगत मैंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को पहले ही करवाया था कि मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज ये करवा सकते हैं। उसके बाद मैं 5 दिन भर्ती रहा। 5 दिन भर्ती रहने के बाद भी मेरी मेडिकल की रिपोर्ट नहीं लगाई गई। उसके बाद से मैं 6 तारीख को घर गया। 6 तारीख को घर जाने के बाद पुलिस गई, जांच अधिकारी जो अड़ोस पड़ोस के बयान लेकर आए और मेरे को एक ताहीर दी कि आप 8 दिन बाद कि सुरेशिया कॉलोनी में दोबारा मेडिकल करवाओ। मैंने कहा जब मैं भर्ती रह गया 5 दिन तो आप वहाँ पर बयान लेने नहीं आए, वहाँ से रिपोर्ट प्राप्त करो। उन्होंने पूरा दबाव बनाया। फिर मैं 8 तारीख को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आया। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि ये बीट अधिकारी और जो जांच कर रहे हैं उनको बुला के हम इनके प्रकरण के बारे में पूरी जांच करेंगे, आपको न्याय मिलेगा और आपके खिलाफ जो झूठा मुकदमा है वो है जो रद्द करवाएंगे। जंक्शन के सुरेशिया मोहल्ला निवासी दिव्यांग हीरालाल का मोटरसाइकिल बीती रात घर के आगे से अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया। हीरालाल ने आरोप लगाया कि पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही। जंक्शन के सुरेशिया स्थित वार्ड नंबर 59 के रहने वाले एक दिव्यांग व्यक्ति को अपना मोटरसाइकिल तलाश करवाने के लिए पुलिस थाना की दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। पीड़ित हीरालाल पैरों से लाचार दिव्यांग व्यक्ति है। उसने बताया कि वह जंक्शन के सुरेशिया मोहल्ला में रहता है। उसने एक मोटरसाइकिल अपनी विकलांगता के अनुरूप जुगाड़ से तैयार किया हुआ है ताकि पैर न होने की वजह से उसे मोटरसाइकिल पर चढ़ने उतरने में दिक्कत न आए। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन की तरह कल भी उसने अपना मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ा कर दिया। इस दौरान रात्रि को 2-2:30 बजे के करीब कुछ लोग आए और उसका मोटर चोरी कर ले गए। उसने कहा कि वह गरीब आदमी है, उसके पास आवागमन के लिए और कोई साधन नहीं है। उसने कहा कि जब चोरी की घटना का पता चला तो वह सुरेशिया पुलिस चौकी गया। सुरेशिया पुलिस चौकी कर्मियों ने उसे मोटरसाइकिल की आरसी लाने के लिए कहा। उसने कहा कि उसने मोटरसाइकिल का जुगाड़ कर तैयार करवाया हुआ है। चूँकि मोटरसाइकिल काफी पुराना हो चुका है तो उसकी कोई आरसी भी उपलब्ध नहीं है। दिव्यांग हीरालाल ने पुलिस से गुहार लगाते हुए कहा कि चोरी गए उसके
मोटरसाइकिल को तलाशा जाए ताकि उसे आने जाने में सहूलियत हो सके। उसने बताया कि दोनों पैर न होने की वजह से बिना वाहन के वह चल फिर नहीं सकता और वाहन खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। इसलिए पुलिस अधिकारियों से विनती है कि किसी भी प्रकार उसके मोटरसाइकिल को खोजा जाए। मैं रात को मोटरसाइकिल बाजार से है वहाँ अपने गेट के पास खड़ा दिया, कम से कम 2 साल से खड़ा रहता है वहाँ पे। रात कोई अनजान व्यक्ति 2 आए, रात की 2 बजे के बाद वो मोटरसाइकिल को लेके चले गए। तो उसके बाद मैंने सवेरे उसको देखा, तो देखने के बाद मैंने सोचा भी चोरी है। फिर उसके बाद मेरे से पैरों से चला तो जाता नहीं, किसी की मदद से सुरेशिया पुलिस थाने पहुंचा, 2 भाइयों की मदद से। तो वहाँ पे जाने के बाद वो कहते हैं कि पहले आप FI दर्ज कराओ। मैंने पुराना मोटरसाइकिल लेके उसका जुगाड़ तैयार किया। हाँ, 3 टायरों वाला है, तो उसको क्या है कि जो मेरे विकलांगता को देखते हुए किसी ने कभी रोका भी नहीं। उसका मेरे पास सबूत भी है, अभी स्टाम्प पे लिखा हुआ है, सब कुछ है, कोई चोरी का नहीं है मेरा। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसकी RC लेके आओ। आपको पता है पुराने मॉडल की RC तो होती नहीं है, ख़त्म है उसकी, और मैं गरीब आदमी हूँ, इतना पैसा भी नहीं भर सकता। तो वो कहते हैं पहले RC लो, फिर FI दर्ज करेंगे हम, फिर इसकी तलाश करेंगे। मैं सवेरे का धक्के खा रहा हूँ, आप टाइम देखो कितना हो गया। अब मैं SP के पास आया हूँ कि मेरे पास वीडियो फुटेज भी आई है कैमरे में, उसकी मदद से जो ढूंढ के दे सके। तो और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।